आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में ब्रिगेडियर डॉक्टर अनिल कुमार धर। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कैंसर असल में क्या है। देखिए, कैंसर जो होता है, जो अनवांटेड सेल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने लगती है। कई बार ये देखा गया है कि लोगों का लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन है, फास्ट फूड नहीं खा रहे, तो भी कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। स्ट्रेस होना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, ये सब बैड लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके बावजूद भी जिनकी लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्दी होती हैं, उसके बाद भी लोगों को कैंसर हो जाता है। आपने अभी बात करी कि क्रोमोसोमल चेंजेस की, तो क्या कैंसर जेनेटिक है? 100% ठीक नहीं है। उनकी वैक्सीन आजकल अवेलेबल है। वैक्सीन भी है, दवाइयां भी है, इम्यूनोथेरेपी भी है, टारगेटेड थेरेपी। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, पर अगर इस जीवन की डगर में कैंसर आ जाए तो, चुनौती बनकर कैंसर ही आ जाए तो। अमू पर हम देखते हैं लोग बाग आजकल कहते हैं कि मौत से उतना डर नहीं लगता साहब जितना कैंसर से डर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो बहादुरगढ़ और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी शिवांगी गौड़। आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है कैंसर रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर डॉक्टर अनिल कुमार धर। नमस्कार सर, मैं हेलो बहादुरगढ़ के मंच पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप संक्षिप्त में हेलो बहादुरगढ़ के जितने भी दर्शक हैं उन्हें अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं अपने बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर ए.के. धर हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 40 साल से मैं कैंसर के रोगों का, कैंसर के मरीजों का इलाज करता आ रहा हूँ। मैंने अपने जीवन की जो कैंसर की जर्नी थी वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से शुरू करी थी और वहाँ मैंने कैंसर रोगों के उपचार के बारे में सीख ली। उसके बाद इन 40 सालों में मैंने कम से कम 10 नए कैंसर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा की एक बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, उसका भी मैंने शुरुआत करी है और अभी तक मैंने करीब 60 से 70 हजार नए कैंसर पेशेंट्स का उपचार किया है, जिसमें सॉलिड कैंसर्स, सॉलिड मैलिग्नेंसीज और ब्लड कैंसर भी शामिल है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कैंसर असल में क्या है और क्या कैंसर अगर एक बार किसी को हो जाए तो वो मौत की सजा बनकर सामने आता है? देखिए, कैंसर जो होता है वो बेसिकली बॉडी के अंदर जो अनवांटेड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने लगती है और जब ये मल्टीप्लाई करने लगती हैं तो ये नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर लेती हैं और बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसके वजह से मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। अब हमारे देश में कैंसर पिछले 3 से 4 दशकों में बड़ी तेजी से फैला है। बड़ी तेजी से लोग जो हैं वो कैंसर के शिकार हुए हैं। उसका जो मेन कारण है वो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस है। आपने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो मेन कारण है, तो कहीं ना कहीं हर चीज में यूं कहूं आजकल हम प्रोसेस्ड फूड आइटम ले रहे हैं, हर चीज में देयर इज टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल्स। इफ वी टॉक अबाउट पोल्यूशन एक कारण हो सकता है, एक्सेसिव स्मोकिंग एक कारण हो सकता है, इनटेक ऑफ अल्कोहल एक कारण हो सकता है, स्ट्रेस एक कारण हो सकता है आजकल की रोजमर्रा के जीवन की जब मैं बात करूं। उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि कई बार ये देखा गया है कि लोगों का लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन है, वो लोग डाइट भी पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं, तो भी कैंसर डिटेक्ट हो रहा है? देखिए, मैं इसमें आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। आदमी में 2 प्रकार की लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, एक गुड लाइफस्टाइल चेंजेस और एक बैड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो जो आपने बताया, स्ट्रेस होना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, फास्ट फूड का खाना और स्ट्रेस का होना, ये सब बैड लाइफस्टाइल चेंजेस है। पर इसके बावजूद भी जिनकी लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्दी होती हैं, उसके बाद भी लोगों को कैंसर हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर होने के 2 कारण होते हैं ब्रॉडली। एक तो बॉडी के अंदर की प्रक्रिया, बॉडी के अंदर का जेनेटिक चेंजेस
क्रोमोसोमल चेंजेस और एक एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बॉडी के अंदर की जो जीन्स प्रक्रिया है या क्रोमोसोमल इन्वॉल्वमेंट है वो तो हर एक आदमी में सेम रहेगी। और ये देखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 100 लोग हैं उसमें से 20 लोगों को कैंसर होना ही होना है बिकॉज ऑफ दीज इंटरनल फैक्टर्स, क्योंकि ये जीन्स और क्रोमोसोम के कारण है। पर जो लोग बैड लाइफस्टाइल चेंजेस या गुड लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं फॉलो कर रहे हैं उनमें ये कैंसर जो है वो दुगना या तिगना हो सकता है। तो आपका ये कहना है कि कैंसर अमूमन किसी को भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन जो बैड लाइफस्टाइल के एक्सपोजर में जो लोग ज्यादा हैं उन्हें कैंसर से प्रभावित या पीड़ित होने के चांसेस ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनमें दोनों फैक्टर मिल गए। डॉक्टर अनिल, आपने अभी बात करी कि क्रोमोसोमल चेंजेस की। आई एम ऑल्सो मेडिकल साइंस स्टूडेंट टिल 12th, तो हमें पढ़ाया गया था कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 इज 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्या कैंसर जेनेटिक है कि अगर माँ को कैंसर है तो कितने ये चांस है कि द चाइल्ड, द इन्फेंट शी इज कैरिंग इन हर वॉर्म, शी वुड आल्सो बी इफेक्टेड विद कैंसर? देखिए, ये कहना कि कैंसर जेनेटिक है 100% ठीक नहीं है, बट उसका रीजन ये है कि जिन कैंसर का जेनेटिक रीजन निकल आया है, जैसे एक डिजीज होती है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, वो होती है आपका एक टिपिकल फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है जी, वो बीमारी करता है। हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी दवाई निकाल ली, वो ठीक हो गया। तो करीब 40 से 50% कैंसर केसेस का क्रोमोसोमल या जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। ओके। और जिनका हमने मॉलिक्यूलर या क्रोमोसोमल और जेनेटिक बैकग्राउंड ढूंढ लिया है उसकी दवाइयां निकल आ गई जी, और उनका इलाज हो गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने शुरू में ये बोला कि मैंने 1990 में कैंसर की पढ़ाई करी टाटा हॉस्पिटल में। उस जमाने में 5% लोग ही कैंसर के बच पाते थे। आज के टाइम में 70 से 75% कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि इन 40 सालों में हमने बहुत सारे कैंसर का मॉलिक्यूलर, क्रोमोसोमल और जेनेटिक बैकग्राउंड ढूंढ लिया है और उनकी दवाइयां, उनकी वैक्सीन आजकल अवेलेबल है। वैक्सीन भी है, दवाइयां भी है, इम्यूनोथेरेपी भी है, टारगेटेड थेरेपी, बहुत तरक्की करी है मेडिकल साइंस में, ऑन्कोलॉजी में बहुत तरक्की है। डॉक्टर, कैंसर को पहले देखा जाता था एक वर्ग के तौर पर, मैं बात करूं कि ये सिर्फ एक एज के बाद लोग इससे डायग्नोज होते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं 10 साल का बच्चा है, आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात की, ब्लड कैंसर की बात की जाती है, लंग्स में कैंसर है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कैंसर क्या एक पर्टिकुलर हम एज से उसे डिनोट कर सकते हैं कि इट इज सब्जेक्टिफाइड टू पर्टिकुलर एज ग्रुप और किसी को भी हो सकता है? देखिए, मैं इसका उत्तर इस तरह से दूंगा कि एज इज नो बार टू कैंसर। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। मैंने 6-6 महीने के बच्चे देखे हैं जिनको कैंसर हो जाता है, पर ये कैंसर जितनी उम्र कम है उसमें इनका इंसिडेंस उतना ही कम होता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है और आदमी 60 साल के ऊपर हो जाता है तो कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस तरीके से रिस्पॉन्ड, इम्यून सिस्टम होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि बॉडी में एक टेलोमेरेज एक्टिविटी होती है, वो टेलोमेरेज एक्टिविटी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और उससे क्या हो जाता है, आदमी जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन। आज के टाइम पे मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी है, आपने अभी पीछे भी इस चीज का जिक्र किया, लेकिन कैंसर के लिए अब भी ये भ्रांति ही है लोगों में, या इसमें कितनी सच्चाई है कि ट्रीटमेंट इज मोर वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ? नहीं, देखिए, ये तो मिथ है, क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि कैंसर को नहीं छिड़वाएंगे तो बच जाएंगे। मैं कई बार सुनती हूँ, मतलब कि मेरे दोस्त लोग हैं और भी तमाम लोग हैं, वो सोसाइटी में यही कहते हैं कि कैंसर को आप मत छिड़वाइए, इसे ट्रीट मत कीजिए। जितना इंसान बिना कैंसर को ट्रीट करे हुए जी जाता है, कैंसर को एक बार ट्रीट करवाया आपने, वो बढ़ जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर मौत निश्चित है। नहीं, ये एक मिथ है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत से कैंसर तो बहुत से लोगों में होता है और हर जगह हो रहा है,
गांव में भी होता है, शहरों में भी हो रहा है, मिडिल क्लास सोसाइटी में भी होता है, टाउन्स में भी होता है, पर हर एक आदमी सही जगह नहीं पहुंच पाता है। सही कैंसर सेंटर में अगर जाएगा तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर दवाइयां दी जाएं तो साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं और रिस्पांस रेट भी अच्छा आता है। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि ये कैंसर बढ़ जाता है, ये तब होता है कि जब लोग अनऑथराइज्ड सेंटर्स में जाते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं है। आपने अभी इम्यूनोथेरेपी का जिक्र किया, तो इम्यूनोथेरेपी कितनी कारगर सिद्ध है, और इम्यूनोथेरेपी आप अगर समझाना चाहें आम जनमानस को तो क्या है इम्यूनोथेरेपी? देखिए, इम्यूनोथेरेपी जो होता है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है। ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये कैंसर सेल से लड़ाई करता है और कैंसर सेल को मारता है जी। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो कैंसर की जीत हो जाएगी जी। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है तो इम्यूनोथेरेपी की जीत हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है ताकि कैंसर सेल्स को वो प्रॉपर तरीके से मार दे। और हमने ये भी देखा है कि जब से इम्यूनोथेरेपी का मैं प्रयोग कर रहा हूं लास्ट 2015-2016 से 80 साल के लोग, 86 साल के लोग, सबका जो सर्वाइवल है वो इम्प्रूव कर लिया। तो रेट एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो 70 से 80% की है इम्यूनोथेरेपी की? इनफैक्ट बेटर है। ओके। इनफैक्ट बेटर है और साइड इफेक्ट्स इसके कम होते हैं। इंटरव्यू को जब हम आगे बढ़ाते हैं इस पॉडकास्ट को तो बायोप्सी का अक्सर जिक्र होता है। बायोप्सी में मांस का एक टुकड़ा लिया जाता है, उसकी जांच की जाती है। अब लोग कहते हैं कि अगर आपको कैंसर डायग्नोज ही है, कंफर्म है, तो आप बायोप्सी को ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज आप बायोप्सी मत कराइए। मान लीजिए मुझे शंका है कि मुझे कैंसर है, चाहे वो ऑरल कैंसर है, लंग कैंसर है, सर्विकल है, तो मुझे बायोप्सी के लिए जाना चाहिए या उसके अलावा भी कुछ और प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कैंसर जो है वो कभी शंका से नहीं इलाज किया जाता और ये एक लीगल एस्पेक्ट भी है इसका। जब तक आपकी टिश्यू डायग्नोसिस या बायोप्सी की डायग्नोसिस नहीं है, अल्कोहल इंजेक्शन एंड फैट का कंजप्शन तो कुछ हैं जो कहते हैं कि आजकल हर घर में एसी है, अमूमन एक नहीं 4 से 5 है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का एमिशंस होता है, तो इस तरीके के फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहूँ सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ हम जितना बढ़ रहे हैं। जी, हम इस पे रिसर्च चल रही है तो अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं आए। ओके। अब आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बेसिकली कोई भी इंसान है तो वो क्या ये पहचान सकता है अगर कैंसर उसकी बॉडी में है तो 10 से 12 साल बाद जब वो एक भयावह रूप ले ले उसके बाद वो डिटेक्ट कर पाए कि मुझे तो कैंसर है, मुझे स्टेज 4 का कैंसर है, उससे पहले वो अर्ली डिटेक्शन कैसे करे? बेसिक सिम्टम्स क्या है? देखिए, 10-12 साल तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं तो ये कहता हूं कि 5-6 सिम्टम्स जो हमारी जनता अगर सुन ले उसको ध्यान में रखें। एक तो फीवर जी, मोर देन 2 वीक्स। ओके। गला या बगल में गांठ होना, ओके। कहीं भी ब्लीडिंग होना, वेट लॉस होना, आवाज में चेंज हो जाना। सडन वेट लॉस आप कह सकते हैं? वेट लॉस मीन्स 10% वेट लॉस। ओके। तो अगर ये 5-6 चीजें ध्यान रखें और ये 2 हफ्ते से आपको ज्यादा हो रही है और इन स्पाइट ऑफ एडिक्वेट ट्रीटमेंट जो आप किसी डॉक्टर से ले रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है। ऐसे में एक सवाल ये और आता है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 का कैंसर होता है तो आप तमाम हॉस्पिटल्स देख लीजिए, बड़े बड़े BL कपूर देख लीजिए, आप टाटा को देख लीजिए, तो वो लोग दावा करते हैं ठीक कर देंगे, लेकिन जब स्टेज 4 का कैंसर आता है तो वो एक अलार्म बजता रहता है सर के ऊपर कि अब कुछ मामला ठीक नहीं है। तो आप स्टेज 4 के कैंसर के लिए क्या कहना चाहिए? अगर किसी को स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोज होता है तो क्या ये मान लिया जाए कि 80% चांस नहीं है कि पेशेंट अब नहीं बचेगा? देखिए, मैं तो मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और वहां पर बहुत सारे कैंसर पेशेंट हमारे पास आते हैं और वहां का इलाज भी काफी अच्छा है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 90% कैंसर के पेशेंट जो है वो स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 में आता है और उसका रीजन यही होता है कि वो टाइम पे डिटेक्शन नहीं, अर्ली सिम्टम्स को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इवन जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो भी probably because they are not trained for this kind of
ट्रीटमेंट, वो भी इसको आइदर डिटेक्ट नहीं कर पाते या देर से डिटेक्ट। डॉक्टर दर, एक चीज ऐसे में और ही आती है कि जब किसी को भी कैंसर होता है, कैंसर इंसान वर्ड ही सुनता है तो उसे लगता है बहुत खर्चा लगेगा, आपका इंसान भी नहीं बचेगा जो आपका रिलेटिव है, आपका फैमिली मेंबर है, और पूरा परिवार ऐसे में उससे जूझता है, लड़ता है, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी उतना नहीं है। अगर हम आज भी बात करें तो कैंसर को एक बहुत ही महंगे ट्रीटमेंट के तौर पे देखा जाता है, एक बहुत मोटा अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हेल्थ पॉलिसीज हैं लोगों के पास, तमाम सब चीजें, फिर भी एक ये है चीज कि कैंसर अगर डायग्नोज हो चुका है तो पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। देखिए, सारे कैंसर में इस तरह का एक्सपेंसिव इलाज नहीं लगता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि सस्ते इलाज में भी ठीक हो जाते हैं, जैसे लिम्फोमास है, जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, कुछ ब्रेस्ट कैंसर है। तो सब में नहीं लगता है, सिर्फ 20 से 25% लोगों में ये कॉस्टली ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें भी हम पेशेंट्स को ऑप्शन दे देते हैं कि ये 3 ऑप्शन है, आप बताइए अपनी उसके हिसाब से कितना आप ट्रीट कर सकते हैं। जो युवा और यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? 25 से 30 साल का नौजवान क्या शुरुआती तौर पे अपना क्या एहतियातन बरते कि उसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी डायग्नोज ही ना हो फ्यूचर में? देखिए, 25 और 30 साल के लिए तो मेरे पास 2 ही एडवाइस है। एक तो स्मोकिंग ना करें और अल्कोहल ना पिए, और स्ट्रेस, नित्य एक्सरसाइज करते रहें। जब एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप निकल जाएगा। डॉक्टर, सर्विकल कैंसर की तरफ मैं अब रुक करना चाहती हूँ। तो जब सर्विकल कैंसर की बात की जाती है तो ह्यूमन पल्मोना वायरस के साथ यूं कहते हैं कैंसर पेशेंट जो है इफेक्ट हुआ है, तो अमूमन इसे डिटेक्ट करने में कई बार हम देखते हैं 10 से 15 साल लग जाते हैं, और एचपीवी का अब तो इंजेक्शन बहुत इजीली अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन भी। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कैंसर सर्विक्स होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आता कहां से, ये मेरे ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज बिकॉज ऑफ बैड सेक्सुअल हाइजीन। ये देखा गया है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। हम वेस्ट कल्चर को फॉलो कर रहे थे, मल्टीपल बॉडी काउंट्स, तो वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। और दूसरी चीज ये है कि आपने बोला वो 10-15 साल तो छोड़ दीजिए, हमारे कंट्री में, हमारे मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में कैंसर सर्विक्स की जो जांच की प्रक्रिया है वो लेडी की 21 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। एंड एवरी 3 years शी हैज टू कम फॉर जस्ट ए स्मॉल स्लाइड टेस्ट, और वो 73 साल तक चलती है। तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि डायग्नोसिस मिस हो जाए। तो अगर किसी लेडी का सिंगल सेक्सुअल पार्टनर है तो उसको भी क्या सर्विकल कैंसर डायग्नोज हो सकता है? हो सकता है, चांसेस कम है। ओके। कितनी कारगर है? बहुत कारगर है, अगर टाइम पे दी जाए। टाइम का मतलब ये है दिस शुड बी गिवन टू ऑल द गर्ल्स बिटवीन एज ऑफ 9 to 12 years। ओके। अब वो 9 to 12 years क्यों ही दी जाए? बिकॉज द गर्ल शुड बी सेक्सुअली अनचैलेंज्ड। ओके। इनएक्टिव स्टेज में जब वो है, हाँ, मोमेंट उसकी मैरिज हो जाएगी तो ये फिर इसका जो वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है ये कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा। हाँ जी। जी। ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी फिलहाल 2025 की भी अगर हम बात करें तो 10 में से कोई एक भारतीय किसी ना किसी तौर के कैंसर से पीड़ित है। अब 2030 तक उनका ये दावा है कि आंकड़ा और भयावह हो सकता है। तो इस पे आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हमारे कंट्री में 7 out of 10 people is likely to have cancer by the age of 75। तो ये एक खराब चीज है, दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। चीज ये है कि ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है। हमारे पास लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल कर इंजेक्शन कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पॉल्यूशन, ये सब चीजें ही कैंसर को बढ़ावा दे रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक और आंकड़ा ये कहता है कि 40% कैंसर के पेशेंट्स को हम अगर उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दें, जैसे जो अर्ली डायग्नोसिस जो हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं प्री डायग्नोसिस से कहते हैं, तो
अगर हम उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दे, डाइट को चेंज कर दे, उनका डेली रूटीन चेंज कर दे, स्ट्रेस लेवल है, उनकी कुछ हैबिट्स हैं जो कि अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। आपकी नजर में कितना सही है? ये बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूं, मैं तो खुद अपने पे फॉलो करता हूं ये सब चीजें, कि आपको 3-4 चीजें तो करनी ही करनी है। आप स्मोक ना करें, अल्कोहल ना पिए। मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि लोग कहते हैं कि हमको डॉक्टर ने बोला 2 पैग अलाउड है। आई टोटली कंडेम दिस स्टेटमेंट। 1 बूंद अल्कोहल का भी आपको प्रॉब्लम, घातक हो सकता है कैंसर के लिए, क्योंकि कोई डॉक्टर जो होगा वो इस तरह की चीजें बोल ही नहीं सकता। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट, हम जब वेस्ट की कंट्रीज की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि 80% ऑफ जो वुमेन है वो फर्स्ट से सेकंड स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं। women भी and men, if I talk about all together combined, और इंडिया में we wait for worst to get happen। तो आपको क्या लगता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, या इंडिया में हम किसी बीमारी को पहले पनपने देते हैं, हम उसको बहुत ही ज्यादा लाइटली लेके चलते हैं, और ये कारण है कि फिर कैंसर भयावह रूप ले लेता है और वो फिर स्टेज 3rd या 4th पे आके डायग्नोज हो पाता है। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास WHO की स्क्रीनिंग पॉलिसी है हर एक आदमी के लिए, बट कोई आदमी सामने ही नहीं आता। उसको बोलो कि तुम कैंसर का चेकअप करा लो, अरे डॉक्टर साहब क्यों आप पैसा हमारा खर्च करवा रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ जो स्टेटमेंट है वी नीड टू करेक्ट। आपने भी स्क्रीनिंग की बात की, स्क्रीनिंग पॉलिसी की आपने बात की, तो ऐसे में काफी सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि आजकल कैंसर की स्क्रीनिंग मुफ्त में भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को डर लगता है, लोगों को लगता है कि कैंसर का अगर हम जांच भी करवा रहे हैं, हम शुगर है, हम प्री डायबिटिक है, हम उसकी जांच करवा लें, कैंसर की जांच करवाने से भी कैंसर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके लाइटर वे में ये कहूंगा, जब HIV आया था 1983 में जी, तो लोग लाइटर वे में कहते थे कि ब्लड टेस्ट मत करा लो नहीं तो HIV हो जाएगा। HIV हो जाएगा। सी इट्स नॉट दैट कि HIV हो जाएगा, HIV डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप कैंसर का टेस्ट कराएंगे तो कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। पूरे विश्व की बात करें तो समूचे विश्व में 30% लोग हैं जो कैंसर का बहुत लेट तौर पे डिटेक्शन होता है। भारत में आंकड़ा 70% है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल पे, मतलब there isn't something urgent need to take action against it? Oh yes, that's why it's important that people should take insurance policies. टू मच ऑफ केमिकल एक्सपोजर्स, टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स, और हर चीज में अडल्ट्रेशन हो गया है। आप आज दूध पी रहे हैं, आप आज पानी पी रहे हैं, आप कुछ भी आप खा पी रहे हैं, हवा भी आज आप भारत में अगर सांस ले रहे हैं, और खासकर आप दिल्ली NCR की आबो हवा में सांस ले रहे हैं, तो वो भी प्रदूषित है। तो ऐसे में सांसें तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, पर सांस कब तक चलेगी कोई कह नहीं सकता। अब वो सांस आपको अगर कैंसर दे रही है, उस हवा में अगर कैंसर घुला हुआ है, तो मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि हर चीज जब प्रोसेस्ड है तो हम इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सपोज हम जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, अब पेस्टिसाइड भी कैंसर को जन्म दे सकता है, तो हम इस चीज से हम कैसे निजात पा सकते हैं, या क्या हम प्रिवेंशंस ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो जितनी भी वेजिटेबल्स आ रही है, जो भी लोग कहते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड्स है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसे पॉल्यूशन है। आपको अगर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है तो डोंट गेट एक्सपोज्ड टू इट। खासकर बच्चों को एक्सपोजर मत दीजिए। तो मास्क पहन के रखिए, मास्क पहन के रखिए, प्रोटेक्शन दीजिए उनको, प्रोलॉन्ग्ड बाहर ना रखें। कुछ ही मंथ्स ऐसे होते हैं, 2-3 मंथ साल में, जबकि पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो इसमें प्रिकॉशन लेनी। एयर प्योरीफायर्स घर पे हुए, एयर प्योरीफायर ज्यादा तो नहीं करते, पर तब भी रखें तो अच्छा रहेगा। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ और फैक्ट्स जो लोगों में है कैंसर को लेके। सबसे पहले शुगर का हमने जिक्र किया, तो आपको सिर्फ एक जवाब देना है, इट इज मिथ और फैक्ट। क्या शुगर खाने से सीधा कैंसर हो जाता है? नहीं। क्या मोबाइल फोन का जो रेडिएशन है वो कैंसरस है? इस पे अभी रिसर्च चल रही है। क्या सिर्फ स्मोकिंग करने वाले लोगों को ही लंग कैंसर होता है? स्मोकिंग करने वालों को कम से कम 2.5 से 3 गुना ज्यादा कैंसर होता है। इंडिया में ये सबसे कॉमन, मैं आपको बोलूंगी, ये भ्रांति है कि, अब आप बताएंगे फैक्ट है या मिथ है, इंडिया में कैंसर का इलाज इतना महंगा क्यों है, और क्या हॉस्पिटल्स ने इसे पैसा बनाने का या सोर्स ऑफ इनकम जनरेटेड बिजनेस के तौर पे शुरू कर दिया? इंडिया में कैंसर का इलाज एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सस्ता है, और मैं पिछले 40 साल से इस महकमे में हूँ। मैं ये देखता हूँ कि बाहर कंट्रीज वाले यहाँ इलाज कराने सस्ता भी, और आप कह रहे इफेक्टिव भी है। इफेक्ट एब्सोल्युटली। तो इट्स मिथ।
Yes. क्या इंडियन हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स को जानबूझकर ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बन सके? कोई जानबूझकर कोई नहीं ट्रीटमेंट करता। वही मैंने कहा ना, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो, जैसे मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, किसी को जानबूझ के ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। पॉलिसी और जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया का, वो कैंसर से लड़ने में कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। पॉलिसीज को और स्ट्रांग करने की जरूरत है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है या कुछ नई पॉलिसीज लाने की स्ट्रांग जरूरत है? करने की जरूरत है, अवेयरनेस लाने की जरूरत लैक ऑफ अवेयरनेस है है लोगों के अंदर। क्या योग, आयुर्वेद और ये बहुत ही कॉमन सी चीज है और घरेलू नुस्खों से कैंसर ठीक हो सकता है? देखिए, योग टू सम एक्सटेंट, बाकी आयुर्वेद का मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। हमने दिल्ली एनसीआर की बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में सीधे के सीधे तौर पे पॉल्यूशन से एक्सपोजर भी कैंसर का एक कारण बन सकता है। बिल्कुल बनता है। मैंने आपको रेडॉन गैस बताई। ओके, सो रेडॉन दैट्स अ गैस फैक्ट। कहाँ पाई जाती है? जहां पर कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर में नमी हो, दीवारें सीलन वाली हो, तो ये वहीं से निकलती है गैस। डॉक्टर धर, हमने बड़े बड़े अभिनेताओं को, जो लोग सक्षम थे अपने लिए, जिनके पास उस तरीके का हेल्थ सिस्टम और फैसिलिटीज भी उनके पास अवेलेबिलिटी थी, तो दे वुड हाईली एक्सेसिबल फॉर टुवर्ड्स दीज फैसिलिटीज, तो हमने उन लोगों को भी खोया, बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता, तमाम बिजनेस आइकन्स एंड ऑल। बट आज बात हम करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ को लेके, जो एक वो स्टेटमेंट आया कि उन्होंने स्टेज 4 के कैंसर को आयुर्वेदिक तौर पे, उन्होंने जहां एलोपैथिक और मेडिकल साइंस को उन्होंने चैलेंज किया कि कैंसर सेल्स को उन्होंने खाना कम दिया, कार्ब्स को कम दिया, ग्लूटामाइन कम दिया, और फिर उन्हें एक पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और डाइट उन्हें फॉलो कराई गई और उनका कैंसर ठीक करा दिया गया। ये एक मेरे हिसाब से एक आइसोलेटेड केस है विच नीड स्टडी। तो आप इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? नहीं जी। अब हम रैपिड फायर की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में क्या है आपकी नजर में? मनुष्यों में लंग कैंसर और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर। ओके। कैंसर जल्दी पकड़ने का सबसे आसान टेस्ट क्या है? सबसे आसान टेस्ट है कि टेस्ट टाइम पे कराएं। कैंसर प्रिवेंशन का पहला रूल? कैंसर प्रिवेंशन का पहला रूल है नो स्मोकिंग, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। ओके। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि स्ट्रेस जो है, क्या वो कैंसर में बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है आज के दौर में? स्ट्रेस डज प्ले सम रोल, पर स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम आपको क्या लगता है? सबसे कॉमन सिम्टम मैं समझता हूँ फीवर है, फीवर, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, प्रोलॉन्ग्ड फीवर अगर किसी को है, मोर देन 2 वीक्स, 3 वीक्स का। कैंसर ट्रीटमेंट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी? आजकल इम्यूनोथेरेपी है और उसके बाद CAR T-सेल थेरेपी है। क्या कैंसर 100% क्योर हो सकता है? देखिए, कोई बीमारी क्योर तो नहीं होती है। क्या डायबिटीज क्योर है? नो, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज हम बात करते हैं, आपने इम्यूनोथेरेपी का जिक्र किया, आपने काफी बार, आपकी और मेरी भी बातचीत हुई। कीमोथेरेपी का ऐसे में हम जिक्र करते हैं, तो कीमोथेरेपी को आप किस तरीके से देखते हैं और वो कितनी कारगर सिद्ध है? कीमोथेरेपी कुछ बीमारियों में तो बहुत कारगर है। युवराज सिंह को देख लीजिए, he got cured of stage 4 cancer by chemotherapy। पर कीमोथेरेपी इंसान को, कहते हैं, मरे हुए को अधमरा कर देती है। बिल्कुल गलत बात है। ये तो वही बात है कि जो गाय दूध देती है वो कभी कभी लात भी मारती है। में कि कीमोथेरेपी अगर डॉक्टर आपको डायग्नोज कर रहा है तो कीमोथेरेपी से भी लोग बचें। अगर आप प्रॉपरली कीमोथेरेपी दें और प्रॉपर इंडिकेशन में, तो ये काफी हद तक कारगर है। ऐसे में अब हम पॉडकास्ट के आखिरी दौर पे पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कैंसर के बारे में? इससे कैसे जूझे? अगर किसी को कैंसर है तो वो कैसे घबराए ना? और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी हम 21st सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, एंड इट्स 2025 गोइंग ऑन, लोगों में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो आपको लगता है कि इस तरीके के गवर्नमेंट को भी कोई कैंपेन लॉन्च करने चाहिए और लोगों के अंदर मोर देन फियर की बजाय अवेयरनेस होनी चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर इस तरह की चीजें बार बार ऑर्गेनाइज की हैं, तो राइट मैसेज विल गो टू द राइट पर्सन। ये नुक्कड़ पे खड़े होके बातें करने से या ड्राइंग रूम में एसी में बैठ के बातें करना शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिथ्स निकल के आते हैं।
और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर के बारे में आपका एक क्या मैसेज है कि कैंसर इज इटसेल्फ कैन, सो देयर इज अ चांस कि कैंसर क्योर हो सकता है किसी भी स्टेज का, और लोग पैनिक ना करें क्योंकि कैंसर नाम आते ही लोगों के दिमाग में डर आ जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको मैंने 1996-97 में ट्रीट किया था, एंड दैट टाइम दोज पीपल वेयर ऑफ 7-8 years ऑफ एज। आज वो 35 साल या 30 साल के बाद भी ठीक है। दे हैव स्टडीड, दे हैव मैरिड, दे गॉट चिल्ड्रन एंड दे आर हैप्पीली लिविंग। कई बार हम देखते हैं कि फूड पाइप में ईसोफेगस में कैंसर हो जाता है तो फूड पाइप को चेंज कर दिया जाता है तो किसी और पार्ट में कैंसर हो गया है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट, जो चेंज करने वाली बात आप कह रहे हैं कि जहां पर इंडिकेशन होगा कि भाई इस कैंसर को निकाल के हम दूसरा चीज लगा सकते हैं या उसको एडजुवेंट थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, हम करते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कैंसर आयुर्वेदिक तौर पे आप ये समझ लीजिए जब अर्ली स्टेज पे है तो हमें मोर और लेस हमें प्रिवेंशन रखनी चाहिए और आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए, या कैंसर को हमें क्लिनिकल तौर पे ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, एज फार एज माय एक्सपीरियंस गोज, मैंने तो कैंसर का जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वही पढ़ा है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। बाकी लोगों की जो मेडिसिन है या ट्रीटमेंट है उनका इतना पब्लिकेशन या उनका इतना साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि हम उसी चीज को मानते हैं जो साइंटिफिकली करेक्ट होती है, WHO से अप्रूव्ड होती है, FDA से अप्रूव्ड होती है, हम उसी चीज को मानते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल धर जिन्होंने बहुत ही बखूबी कैंसर से रिलेटेड जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, अर्ली डिटेक्शंस हैं और प्रिवेंशंस हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कैंसर का नाम मौत नहीं है, सो देयर इज ऑलवेज अ कैन इन कैंसर बिकॉज इट कैन बी ट्रीटेड, और कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, कैंसर इज समथिंग विच लेट्स यू टू लिव योर लाइफ फुलेस्ट बिकॉज स्ट्राइविंग फॉर अ गुड हेल्थ विदाउट marking hard work towards your sedentary lifestyle, towards changing your lifestyle, it's just like trying to harvest where you haven't planted yet. Thank you so much. Thank you, Dr. Anil. Thank you very much. कि आपने इतनी बेबाकी से अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने रखी। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।